अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंशंट डायनास्टीज। तो इंडियन हिस्ट्री में ये हमारा 17th लेक्चर है। तो इसमें आज मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिस फार्मूला के तहत आप याद रख सकते हो जो एंशंट हिस्ट्री के 12 डायनास्टीज इंपॉर्टेंट डायनास्टीज है, वो आप एक ही फार्मूला में याद रख सकते हो। चलो शुरू करते हैं। तो यहां से मैंने यहां पर लिखा, यह है फॉर्मूला, यह है पहला वर्ड इन डायनास्टीज का। और ये रही डायनास्टीज, और ये रहा पीरियड कब से कहां तक कौन सी डायनास्टी थी, और ये है वो किंग्स जो इस डायनास्टी में थे। ये मैं सारे आपको बताऊंगा एक फार्मूला के तहत। यहां से एक फार्मूला मैंने बनाई इन डायनास्टीज के लिए, मगर यहां से जो ये वर्ड्स मैंने यहां पर इस्तेमाल किए हैं, एक्चुअली ये भी एक फार्मूला है जिनसे आप सारे किंग्स को याद रख सकते हो, किस किस डायनास्टी में कौन कौन किंग था। चलो शुरू करते हैं। जो पहला है, पहले मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। तो फार्मूला है ये, हम सब ने माना सबका साथ सबका विकास। तो ये है फार्मूला पहली। तो इसमें दो फार्मूलाज है। तो ये है पहली फार्मूला, हम सब ने माना सबका साथ सबका विकास। तो ये तो पता है आपको, ये नारा तो बीजेपी ने दिया था 2014 में। तो मुझे लगा कि इससे ये क्लियर हो जाएगा आपको यहां पर कि ये फार्मूला में भी फिट होता है हमें, इससे हमें एंशिएंट डायनास्टीज याद रखने में मदद मिलेगी। तो पहला हम एच, तो हरियाणा का डायनास्टी 544 से लेके 412 बीसी तक ये डायनास्टी चली। इसमें तीन इंपॉर्टेंट किंग्स थे, वो मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद हम सब, सब का मतलब एस का मतलब होता है शीशनागा डायनास्टी। तो तारीख ये है 412 से लेके 344 बीसी तक, इसमें भी तीन किंग्स थे। उसके बाद हम सब ने, एन से मुराद नंदा, नंदा डायनास्टी 344 से लेके 323 बीसी तक, इसमें दो ही थे। तो उसके बाद माना, एम, मौर्यन एम्पायर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस हिस्ट्री में। सारा इंपॉर्टेंट ही है, बट ये जबरदस्त है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। एक तो ये वाली डायनास्टी, दूसरी जो मैंने अभी लिखी भी नहीं यहां पर, वो है गुप्ता एरा। वो उन उन दो तीन चीजों को हमें जबरदस्त तरीके में पढ़ना है ताकि हमारा आर्ट एंड कल्चर भी स्ट्रांग हो जाए। तो ये रही हम सब ने माना। तो माना मतलब मौर्यन एम्पायर 322 से लेके 185 बीसी तक, इसमें चार थे। अशोका इसी में था। तो उसके बाद हम सब ने माना सब का साथ। तो सब, पहला वाला सब, तो सुंगा डायनास्टी 185 बीसी से लेके 73 बीसी तक। तो सब का, के का मतलब कानवा डायनास्टी 73 बीसी से लेके 28 बीसी तक। और उस वक्त जब ये कानवा डायनास्टी थी, उस जमाने में और एक डायनास्टी भी थी, सतवाहना डायनास्टी। तो उस सब का साथ, तो ये तो अलग मैंने अब बनाया यहां पर। तो सब का साथ तो 60 बीसी से लेके 220, सॉरी, यहां पर कानवा के बाद 73 से लेके 28 बीसी तक। और उसके बाद सातवाहना डायनास्टी जो है वो है 60 बीसी से लेके 225 एडी तक। तो ये रहा पहली डायनास्टी 225 एडी में। तो उसके बाद सब का साथ सब, तो यहां पर दूसरा वाला सब, ये है साकाज। साकाज भी पहली सेंचुरी से चौथी सेंचुरी तक इन्होंने सरवाइव किया, ये थे। तो इनके किंग्स भी बता दूंगा मैं। और उसके बाद हम सब ने माना सबका साथ सबका विकास। ये का विकास से कुछ भी नहीं, तो मैंने यहां पर याददाश्त के लिए रखा वेरियस, यानी यहां पर कुछ और भी है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कौन सी वेरियस, कौन से और डायनास्टीज है जो इसके बाद आई। तो इसमें है पार्थियंस, पार्थियंस और कुशन्स। जी आप याद रखेंगे पीके, ये तो आप यहां पर याद रखेंगे पार्थियंस और कुशन्स। और उसके बाद संगम, पार्थियंस, कुशन्स, संगम्स, और लास्ट वाला वो है गुप्ता। पार्थियन संगम, सॉरी पार्थियन कुशन, पार्थियन पहले, उसके बाद कुशन, उसके बाद संगम। संगम में तीन हिस्से निकलते हैं, एक को कहते हैं चोलास, दूसरे को कहते हैं चीरास, तीसरे को कहते हैं पांड्यास। तो वो होगी संगम में। फिर है गुप्ता। गुप्ता की जो एज है वो बराबर जाती है, यानी गुप्ता जो डायनास्टी है, गुप्ता एम्पायर जो है वो बराबर जाता है 647 तक।
तो जहां पर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होती है और वहां से स्टार्ट होता है हमारा मिडिवल पीरियड। तो मैं आपको इन डायनास्टीज के बारे में एक एक करके बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इसका फायदा मिले और हम एक एक किंग को यहां पर बताए कि उसने अपनी जिंदगी में क्या किया और खासकर किन किन शहरों को उन्होंने आबाद किया और किन शहरों को उन्होंने बर्बाद कर दिया और किन शहरों को उन्होंने फतह कर दिया। और ये भी जानेंगे इनके दौर में कौन से किले बनाए गए और इनके दौर में कौन से फॉरेनर्स यहां पर आए थे, चाहे ग्रीक से आए कुछ, चाहे चाइना से आए कुछ, चाहे मैसेडोनिया से आए कुछ, जहां से भी, तो वो सारा का सारा हम यहां पर देखेंगे। चलो पहली डायनास्टी हरियाणा डायनास्टी को शुरू करते हैं। तो अगर हरियाणा डायनास्टी की बात करेंगे तो 544 से लेके 412 बीसी तक, तो मैंने अभी भी बताया आपको इसमें 3 किंग्स इंपॉर्टेंट है और 3 किंग्स ही इसमें थे। वो मैंने यहां पर ये लिखा। एक्चुअली यहां पर ये फार्मूला है जो सारी किंगडम्स पे एप्लीकेबल है कि मतलब आप किंग्स को याद रखते हो तो बॉक्साइट काजेस स्किन कैंसर मेडिकली प्रूव्ड बाय, तो आगे भी है उसका बहुत कुछ, अभी वेट कीजिए, अभी हम इस पे बात करेंगे। तो बॉक्साइट का पहला BAU, बी से मुराद बिंबिसारा, बिंबिसारा पहला किंग था हरियाणा डायनास्टी का। तो ये हरियाणा डायनास्टी, इन्होंने हरियाणा डायनास्टी का जो फाउंडर है जिसने इसको बनाया वो माना जाता है बिंबिसारा को। तो बिंबिसारा पहला रूलर था हरियाणा डायनास्टी का। तो यहां पर आप याद रखेंगे हरियाणा डायनास्टी में 3 किंग्स इंपॉर्टेंट थे। एक को कहते हैं बिंबिसारा, दूसरे को कहते हैं अजातशत्रु और तीसरे को कहते हैं उडायन। तो ये है BAU, ये 3 किंग्स के पहले अल्फाबेट्स। एक तो बिंबिसारा, फिर उसके बाद अजातशत्रु और तीसरा उडाई। तो बिंबिसारा माना जाता है बेहतरीन रूलर जिसने हरियाणा डायनास्टी को बनाया, मगर इसने लीड की, यानी मगध पे इसका राज आया। ये मगध है क्या, ये कौन सी चीज है? एक्चुअली जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं 600 BC से लेके 312 तक, तो क्या हुआ, हिंदुस्तान में बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में, खासकर बिहार, यूपी और भी कुछ इलाके, पाकिस्तान की भी कुछ इलाके थे जिनमें एक्चुअली 16 किंगडम्स ऐसी थी जिनको महाजनपदा के नाम से जाना जाता था। तो जो महाजनपदा ये सल्तनतें थी, तो उनसे क्या हुआ, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी 4 थी, मगर मगध सबसे सुप्रीम मानी जाती थी उस वक्त। सबसे हाईएस्ट जो थी ये हुकूमत की जगह, यानी सब जो पार्ट था हुकूमत का वो मगध को माना जाता था। तो बिंबिसारा की हुकूमत मगध पे आ गई। तो इसके अलावा देखो आहिस्ता 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 इसने बाकी सल्तनतों को भी किस तरीके से खा लिया। तो पहले इसने थोड़ा सा, फिर उसके बेटे ने, फिर उसके बेटे ने, तो आगे आगे बढ़ता गया। तो इन्होंने वो सारी महाजनापदा को अपने हिस्से में डाल दिया। तो देखो, तो ये कंटेम्पररी था गौतम बुद्धा का, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो गौतम बुद्धा इसी के दौर में था, बिंबिसारा के दौर में गौतम बुद्धा भी था। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो पहली बात, इसने शादी की एक प्रिंसेस, कोशाला प्रिंसेस, जिसका नाम था कोशाला देवी। तो जब इसने शादी की तो शादी में इसे क्या मिला, इसको डॉवरी मिली काशी। काशी ये है क्या, ये इलाका है, ये हिस्सा है जो महाजनापदा 16 महाजनापदा में जो एक एरिया था काशी, ये इसको डॉवरी में मिल गया। तो यहां पर एक हिस्सा इसको असल तरीके से मिला, मतलब डॉवरी में वो इसने हासिल किया। तो उसके बाद इसने क्या किया, और एक इलाका है अंगा, उस पे इसने हमला किया और उसको जीता। तो बिंबिसारा ही वो किंग था, सॉरी मैंने अभी गलत कहा था शायद आपसे अवंती के बारे में। तो इसने अंगा को फतह किया, तो अंगा को इसने खा लिया, जो महाजनापदा में से एक रियासत थी, इसको इसने खा लिया। तो इसने अपने एक फिजिशियन, एक डॉक्टर जियाका को, इसने उसको भेज दिया उज्जैन भेज दिया, जहां पर वहां एक जो अवंती किंग था उसका नाम था प्रदयोता। तो वो बीमार हुआ था, उसको पीलिया की बीमारी हुई थी, जॉन्डिस हुई थी। तो इसने अपने एक फिजिशियन डॉक्टर को भेज दिया उसके दरबार में, अवंती किंग।
के दरबार में भेज दिया। उसका नाम था प्रदयोता। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो इसको और एक नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं सीनिया, क्योंकि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा किंग है जिसको फर्स्ट इंडियन किंग हु हैड रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। तो इसके पास पहली फौज मतलब स्टैंडिंग आर्मी रेगुलर, तो वो इसी के पास थी, इसलिए इसको सेनिया के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसने एक सिटी को बनाया जिसका नाम था राजागृह। राजगृह या राजागृह, तो इस नाम से इसको पुकारा जाता है, जिसको इसने एक्चुअली कैपिटल के तौर पे इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा जो इसका साला था उसका नाम है प्रसन्नजित। तो प्रसन्नजित आप याद रखेंगे ये नाम, क्योंकि प्रसन्नजित जो था इसका साला था, ब्रदर इन लॉ, तो उस पे हमला किया इसके बेटे अजाता शत्रु ने, अपने मामा पे हमला किया और उसकी बहुत सारा सब कुछ खा लिया उसका। तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद जो हरियाणा डायनास्टी का दूसरा किंग है वो है अजाता शत्रु। अजाता शत्रु या इसको कानिका के नाम से भी जाना जाता है। जहां तक अजाता शत्रु की बात है, 492 से लेके 460 बीसी तक इसने हुकूमत की। तो ये एग्रेसिव पॉलिसीज की लिहाज से माना जाता है कि जो एंशिएंट किंगडम्स थे, जो जो जिसकी सबसे जबरदस्त पॉलिसियां मतलब वो उन पॉलिसियों से, एग्रेसिव पॉलिसी जिनको कहते हैं, तो इनसे ये अजाता शत्रु माना जाता है। तो पहली बात अगर इसकी पॉलिसीज को पे गौर किया जाए, तो पॉलिसी एक्चुअली वाजिब है हमें देखनी है, मगर पहले से ही देख लो। पहली बात, इसने अपने फादर बिंबिसारा को मार दिया। जब इसने अपने बाप को मार दिया तो तख्त पे बैठ गया ये, तो इसने थ्रोन को पकड़ लिया। अब ये हुक्मरान खुद बन गया, कौन? अजाता शत्रु या कानिका जिसको कहते हैं। उसके बाद इसने हमला बोल दिया किस पर? अपने मामा प्रसन्नजित पर। प्रसन्नजित पर इसने हमला किया और जो काशी डाउरी के तौर पे बिंबिसारा को मिली थी थोड़ा आधा, तो इसने अब पूरी काशी को ही खा के बैठा। तो इसने काशी पे पूरा कंट्रोल पा लिया। तो अटैक हिज मैटरनल अंकल प्रसन्नजित एंड गेन इट कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी। तो अब इसने काशी को भी खा लिया कंप्लीट तरीके से। उसके बाद वाजी जो है, वाजी पे हमला सोच रहा था, मगर ये कुछ कर नहीं पाया 16 सालों तक। मगर इसने 16 सालों में किया क्या? इसने नफरत के बीज बोए। कहां पर? वाजी में। इसने अपने मिनिस्टर्स को वहां भेज दिया, अपने कुछ मतलब हर तरीके की जो उनकी जो पॉलिसी थी वहां पर अपने जासूस लगा दिए और उनको कमजोर किया, बाद में उसको खाया कंप्लीट तरीके से। तो वैशाली जो है ये कैपिटल थी वाजी की, इसने इसको भी खा लिया। एक तो काशी को भी खाया, इसके दौर में काशी को भी आप याद रखेंगे, काशी को भी इसने खाया और वैशाली को भी इसने खाया, और एग्रेसिव पॉलिसी इसकी यही थी। उसके बाद उसने 2 फोर्ट्स बनाए, राजगृह एंड वॉचफोर्ट, और एक बनाया जाला दुगरा। कहां पर? ये पाटाली है, एक विलेज, एक गांव है ये। कहां पर? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो गंगा के किनारे ये गांव आबाद था, वहां पर इसने 2 फोर्ट्स बनाए अपने दौर में। तो यहां पर पहले इसने अपने बाप को हलाक किया और हुकूमत पे आ गया। तो ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद जो अजाता शत्रु के बाद किंग है वो है उडायन। तो उसके बाद ये इसके साथ ही हरियाणा डायनास्टी खत्म हो जाएगी। तो जो हरियाणा डायनास्टी में लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर था वो था उडायन। उडायन अजाता शत्रु का बेटा था। तो अजाता शत्रु के तख्त पे अब उडायन बैठा। उडायन कामयाब हो गया, इसने अपने बाप का तख्त संभाल लिया। तो उसने एक सिटी बनाई जिसका नाम है पाटलिपुत्रा। तो ये याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा इंपॉर्टेंट सिटी है। तो इसने फिर क्या किया? ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्रा। तो इससे पहले यानी उडायन से पहले जो कैपिटल थी हरियाणा डायनास्टी की, मगध की, तो वो थी राजागृह। तो अब उसकी कैपिटल बन गई पाटलिपुत्रा उडायन के दौर में। उसके बाद जब उडायन इस दुनिया से चला गया, तो उसके बाद तख्त पे आ गए कुछ रूलर जिसका नाम है अनुरुद्धा आ गया, मुंडा आ गया, नागा दिसाक आ गया। मगर ये सारे कमजोर रूलर्स थे जिन्होंने हुकूमत मतलब जो हुकूमत संभाल ही नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ?
जब ये वीक रूलर्स आए तो समझ लो इन्होंने इस हरियाणा डायनास्टी को स्टैंड नहीं रखा, तो उसके बाद और एक डायनास्टी आ गई, बन गई, जिसका नाम है शिशनागा डायनास्टी। उस शिशनागा डायनास्टी वो कहां से आ गई? मगध पे ही उसने राज किया, मगर आई कहां से? जो लास्ट रूलर था, यहां पर उड़ाइन की बात हो रही है, तो यहां पर एक मिनिस्टर था, तो उसी मिनिस्टर का नाम था शिशनागा, जिस वजह से दूसरी डायनास्टी बन गई और लोगों ने इस नागा दिशा को पसंद नहीं किया, इसकी पॉलिसियां कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ भी ठीक नहीं था, तो ये वीक रूलर माना जाता है हिस्ट्री में। तो यहां से ये सारे के सारे फिर आ गया शिशनागा वजूद में, शिशनागा डायनास्टी वजूद में आ गई। तो अब इसके बाद हरियाणा डायनास्टी के बाद हमारी दूसरी डायनास्टी है, वो है शिशनागा डायनास्टी। तो हम सब, तो हरियाणा डायनास्टी और उसके बाद शिशनागा डायनास्टी। अब हम शिशनागा डायनास्टी को पढ़ेंगे। शिशनागा डायनास्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला किंग जो है वो है शिशनागा। तो ये कौन था? ये मिनिस्टर था लास्ट किंग का, यानी उड़ाइन के दौर में जो मिनिस्टर था वो था शिशनागा ही। तो ये बाकी वाले जो वीक रूलर्स थे उनके दौर में भी था। तो उसके बाद इसने प्रदेवता डायनास्टी जो है, यानी अवंती जो है, अवंती पे हमला किया और अवंती को मगध का हिस्सा बना दिया, यानी इसने अवंती को फतह किया। अवंती और हरियाणा में, एक्चुअली अवंती और हरियाणा में बहुत दोस्ती थी, यानी मगध में बहुत दोस्ती थी, क्योंकि आप तो जानते हो, आपको मैंने पहले बताया था, जो बिंबिसारा था उसने अपने डॉक्टर को यहां पर भेज दिया था अवंती में, जब वहां के किंग को पीलिया की बीमारी हुई थी। तो उस रिलेशन, जो 100 साल की रिलेशन थी, इसको शिशनागा ने तबाह कर दिया और इस अवंती को अपना हिस्सा बनाया। तो उसके बाद शिशनागा के बारे में कुछ खास नहीं, इसके आगे शिशनागा के तख्त पे अब आ गया और एक रूलर जिसका नाम था काल अशोका, जिसका नाम है काकावर्ना। तो काल अशोका के बारे में खाली एक ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, बस वो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा। तो काल अशोका के पहले बताऊंगा आपको कौन सा पॉइंट है। वो है कि इसके दौर में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। तो ये चीज आप याद रखेंगे, काल अशोका के दौर में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो शिशनागा डायनास्टी का दूसरा किंग जो था वो था काल अशोका या काकावर्ना, जिसको कहते हैं। तो इसके दौर में क्या हुआ? सेकंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस या काउंसिल हो गई। कहां पर? वैशाली में। ये तो मैंने आपको बुद्धिज्म में भी बताया था, जो 4 कॉन्फ्रेंसेस हुई या 4 काउंसिल्स हुई बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंसेस, वो मैंने आपको वहां पर बता दिया। तो आपको ये चीजें याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अब काल अशोका भी आ गया, मगर ये चीज के बारे में हमें पता नहीं था कि डायनास्टी कौन सी वहां पर, क्योंकि वहां पर मैंने आपको डायनास्टी नहीं बताई थी। तो शिशनागा डायनास्टी का ये किंग था काल अशोका, जिसके दौर में ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में। तो ये आप याद रखेंगे और डेट के साथ 383 बीसी में। उसके बाद है तीसरी डायनास्टी, नंदा डायनास्टी की अगर बात हम करेंगे तो पहले 2 डायनास्टीज तो हमने पढ़ी, हम सब, तो हरियाणा और शिशनागा हमने पढ़ी। तो नंदा डायनास्टी 344 से लेके 323 तक या 21 तक भी कहीं पर आप देखोगे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये बीसी की बात हो रही है। शिशनागा डायनास्टी कैसे आ गई वजूद में? तो सॉरी, नंदा डायनास्टी कैसे आ गई वजूद में? शिशनागा को पीछे छोड़ के अब यहाँ पर और एक किंग आ गया, जिसका नाम है महापद्मा। महापद्मा ने एक नई किंगडम बनाई, उसका नाम पड़ा नंदा डायनास्टी। तो नाम रखा इसका नंदा डायनास्टी। तो महापद्मा क्या था? इसको लोग इस नाम से भी जानते थे, सर्वक शत्रंतक। तो ये नाम था इसका। और एक नाम, इसका मतलब होता है अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियास, पुराना में लिखा है। और उग्रसेना, जिसका मतलब है ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी। इसके पास फौज भी बहुत बड़ी थी, फौज भी ज्यादा थी, और एलिफेंट, हाथी वगैरह, वो घोड़े, बाकी चीजें, सब कुछ जो वार मटेरियल होता है इसके पास बहुत ज्यादा था। तो पुराना में इसको इस नाम से, महापद्मा को इस नाम से भी पुकारते हैं, इकरा। तो इसका मतलब होता है सोल मोनार्क।
उसके 8 बेटे थे, 8 बच्चे थे इसके, और 8वां सन जो इसका था उसका नाम था धनानंदा। तो महापद्मा के बाद धनानंदा ही हुकूमत पे आ गया। तो इस वाली किंगडम को जो नंदा डायनास्टी है, इसको माना जाता है कि ये एंशिएंट हिस्ट्री यानी इंडिया में तो फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री को अगर माना जाए तो नंदा डायनास्टी को ही माना जाता है। तो ये रही बात इस नंदा डायनास्टी की, इसमें महापद्मा के बारे में। तो महापद्मा के बारे में आप ये चीज याद रखेंगे, इसके पास फौज बड़ी थी। तो उसके बाद धननंदा, इस नंदा डायनास्टी में अगर दूसरे किंग को देखेंगे तो वो था धननंदा, जो महापद्मा का 8वां बेटा था। तो अगर देखा जाए तो ये कमांडर था ह्यूज आर्मी का, बड़ी आर्मी इसके पास थी, स्टैंडिंग आर्मी। तो अगर देखेंगे कैवलरी इसके पास 20,000 थे, इन्फेंट्री 2 लाख से भी ज्यादा, चैरियट्स तो ये रथ जो इसके पास थे वो थे 2,000, और अगर हाथियों को देखेंगे तो वो 3,000 से भी ज्यादा। ये एक ग्रीक हिस्टोरियन ने ये नोट किया था। और अगर देखा जाए इसके दौर में एक इंपॉर्टेंट चेंज, यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ये हिंदुस्तान पहुंच गया उस वक्त। इसके पास फौज थी, बाकी चीजें थी, वार मटेरियल था। शायद कहा जाता है कि इसने अलेक्जेंडर को रोका कि वो गंगेटिक वैली जो है उसमें इसने इसको दाखिल होने नहीं दिया। तो यहां पर ये सल्तनत खत्म हो गई 322 से 321 बीसी में। इसी का हमें ये हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है 322 से या 323। यही पॉइंट हम लेते हैं कि उसके बाद नंदा डायनास्टी नहीं टिकी, ये तो उसके बाद खत्म हो गई। और इसके बाद जो नंदा डायनास्टी से किंग कोई नहीं आया, और उसके बाद एक एम्पायर आ गई जिसको हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो मौर्यन एम्पायर तो एक इंपॉर्टेंट एम्पायर है इंडियन हिस्ट्री में। तो इंशाल्लाह हम अगले वाले लेक्चर में मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज हमने 3 डायनास्टीज को पढ़ा। एक तो हरियाणा का डायनास्टी को पढ़ा, दूसरा शिशनागा को पढ़ा, तीसरा हमने नंदा को पढ़ा। तो ये 3 डायनास्टीज इंपॉर्टेंट है। कल हम मौर्यन डायनास्टीज की बात करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक के लिए ये काफी है, आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे आने वाले नए लेक्चर में। तब तक आप मेरी चैनल बाट जनरल स्टडीज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप एसएसबी का ही पढ़ाओ। जहां तक आज जहां कुछ एग्जाम है, जैसे एसएसबी में वीएलडब्ल्यू है, स्टेनोग्राफर है, बाकी चीजें भी है। तो वो कह रहे थे कि उनके बारे में अगर आप पढ़ाएंगे यहाँ पर तो बहुत ही मजा आएगा। तो दरअसल बात क्या है, हर किसी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम चाहे जेके में हो चाहे ऑल इंडिया लेवल पे हो, 3 चीजें कॉमन है। तो जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी और इंडियन पॉलिटी, ये 3 चीजें, इनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये हर किसी एग्जाम में होते हैं। जितने भी एग्जाम आप देखोगे, जब आज किसी भी साइट से आप सिलेबस डाउनलोड कर लो तो आपको हर किसी सिलेबस में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी तो मिलेगी ही मिलेगी। दरअसल क्या है, आप जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते हो। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, आप सब्र से काम लीजिए और अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर कीजिए। इंशाल्लाह आप हर किसी एग्जाम को हासिल कर सकते हो, पास कर सकते हो और क्वालिफाई कर सकते हो। आप भी जॉब कर लोगे। अगर आप एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ोगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगा। बट आप क्या चाहते हो, जितनी सिलेबस में खाली 10 टॉपिक्स है, आप उन्हीं पे वार करना चाहते हो। हालांकि मैं वो उठाना चाहता था, अगर मैं वो उठाऊं तो वहां से सिलेबस जो है वो है इंडियन हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट टोटल, वो तो छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स को देखोगे तो उनमें फिर बाद में मिडीवल से भी क्वेश्चन आए थे। तो आप सिर्फ गौर करते हो मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मेरी एक सलाह है आपसे कि आप पूरा पढ़ के जाइएगा। इंडियन हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या पॉलिटी, इन 3 से कोई कंप्रोमाइज नहीं। इन 3 को अच्छी तरीके से पढ़ लो, आप कामयाब इंशाल्लाह जरूर हो जाओगे। तो मुझे यकीन है कि आप इस बात पे गौर करेंगे और आप इस बात पे यकीन करेंगे कि आपकी कामयाबी किस चीज से मिलेगी। इंशाल्लाह ऊपर वाला कामयाबी देगा जब आप ये चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलो आज के लिए अल्लाह हाफिज।